चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स किसे कहते हैं? तो फ्लूइड्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं कि जो फ्लो हो जाते हैं। फ्लूइड वर्ड बना ही है टू फ्लो से। क्लियर? तो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो फ्लो हो जाते हैं? तो वो हैं लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड्स को ये फ्लूइड किस प्रॉपर्टी से डिफर करते हैं, और वो है फ्लोइंग प्रॉपर्टी। यानी अगर आपने एक सॉलिड को रख दिया तो वो रखा रह जाएगा, पर अगर आपने लिक्विड को रखा, मतलब फ्लोर पे रखा, तो वो फ्लोर पे नहीं रुकेगा और जिधर की तरफ गहराई है वो उस तरफ बहने लगेगा। तो गैसेस भी बहती हैं। अब जैसे हवा है तो चलती हुई हवा भी एक बहती हुई हवा ही है। तो अगर मान लीजिए हम एक वेसल ले लें जिसके अंदर बहुत हाई प्रेशर पे हमने कोई गैस भर दी, जैसे एलपीजी सिलेंडर, उसके मुंह को ओपन करेंगे तो जो जो गैसेस हैं उसके अंदर से जो एलपीजी गैस है वो बाहर तेजी से भागेगी, फ्लो हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर कोई पूछे कि फ्लूइड क्या है, तो जवाब है फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस विच फ्लो। राइट? बट साइंटिफिक डेफिनेशन ये है फ्लूइड की, फ्लूइड इज द नेम given to substances which cannot resist any tangential force। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो कोई टेंजेंशियल फोर्स रेजिस्ट नहीं कर सकते उनको फ्लूइड कहते हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपको जरा समझिएगा। सपोज करें कि हमने यहां पे एक वेसल लिया, इस वेसल में हमने कोई लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड है जो हमने इस वेसल में भर दिया। अब हमने इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया, और पिस्टन ऐसा लगाया कि बिल्कुल एयर नहीं है यहां पे। दिस इज द पिस्टन, रेड कलर्ड पिस्टन। अब इस पिस्टन को हम एक खतरनाक फोर्स से पुश कर रहे हैं, वी आर एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन इट। द फ्लूइड रेजिस्ट, मीन्स फ्लूइड जो है वो कंप्रेस नहीं हो पा रहा है। अगर यहां पे कोई होल वगैरह होगा तो उससे निकल जाएगा फ्लूइड, बट मान लीजिए कि है नहीं, तो आप जितना धक्का दोगे तो लिक्विड आपको उतना विरोध करेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। सो इट डज नॉट हैव ए प्रॉपर्टी के मतलब ये कंप्रेस होने की प्रॉपर्टी है इसमें, लेकिन बहुत कम है। क्लियर? हालांकि अगर गैसेस होंगी तो वो आसानी से कंप्रेस हो जाएंगी, तो मतलब लेकिन फिर भी विरोध तो करेंगी। वो कंप्रेस करते जाओ, उनका भी अपोज बढ़ता चला जाएगा। कब तक कंप्रेस करोगे आप? क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि दे अपोज व्हेन दे आर कंप्रेस्ड। अब मान लीजिए कि इसी वेसल को आप इसमें पिस्टन नहीं लगाते हो, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और आपने कोई पिस्टन नहीं लगाना है, तो आपने क्या किया कि आपने एक स्पून ले लिया, ये दिस इज ए स्पून, ओके, और इस स्पून को आपने हाफ डुबो दिया पानी में, और इस स्पून को आप ऐसे मूव करा देते हो इस तरफ। तो जैसे ही आप मूव करा देते हो तो पानी मोशन में आ जाएगा। तो हेयर यू आर एक्सर्टिंग अ फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस एंड द फ्लूइड इज नॉट रेजिस्टिंग दैट फोर्स। फ्लूइड मूव्स, इजीली मूव्स, मतलब इट विल रेजिस्ट बट द रेजिस्टेंस विल बी वेरी स्मॉल। असल में अगर हम एक आइडियल फ्लूइड की बात करें तो रेजिस्टेंस विल बी जीरो। इस रेजिस्टेंस को हम बाद में पढ़ेंगे कि इसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी कहते हैं, विस्कोसिटी। जब लिक्विड की लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो जो आइडियल फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी जीरो है। तो यानी कि एक आइडियल फ्लूइड वो है जो टेंजेंशियल फोर्स को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगा। तो अब आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे? आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन में आएंगे गैसेस एंड लिक्विड्स। तो कुल मिला के जब हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो उसमें हमने सिर्फ सॉलिड्स पढ़े। यहां पे जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तो हम गैसेस और लिक्विड दोनों को एक साथ ही पढ़ लेंगे। कुछ तो आप कहेंगे कि सर कुछ तो फर्क होगा लिक्विड और गैसेस में। देयर इज अ डिफरेंस लाइज इन वॉल्यूम। मतलब आप ये कहिए कि फ्लूइड्स आर दोज विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, राइट?
यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी उनका 0 है। और गैसेस वो हैं जिनकी फिक्स शेप तो है ही नहीं, उनका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है, वो जिस कंटेनर में डाल देंगे उस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन यहां पे बात शेप की है, तो हम, क्योंकि गैसेस का बिहेवियर लिक्विड के बिहेवियर की तरह से ही है, वो भी बहते हैं वो भी बहते हैं, तो इसलिए हमने लिक्विड्स को और गैसेस को एक साथ ही पढ़ने की सोची है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए कि फ्लूइड्स क्या है। तो फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस which flows, which does not resist the tangential force, which does not have shear modulus. Clear? An ideal fluid is that which will not resist any tangential force. Clear? Okay. आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम फ्लूइड को पढ़ेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे फ्लूइड पढ़े जाएंगे। सपोज करें बच्चों कि हम यहां पर एक बड़ा सा वेसल ले लेते हैं। उस वेसल में हमने कोई लिक्विड भर दिया है। दिस इज द लिक्विड विच वी हैव फिल्ड इन दिस वेसल। ओके, अब इसमें वेसल में हमने यहां पे एक होल किया, छोटा सा होल। तो हमने ये पाया कि यहां से जो लिक्विड है वो बहुत तेजी से दौड़ता है। द वेलोसिटी इज वेरी फास्ट, हालांकि वो गिर पास में ही जाता है बट वेलोसिटी इज वेरी हाई। ओके, फिर हमने यहां पे कोई होल किया तो लिक्विड थोड़ा स्लो मूव किया, बट वो क्योंकि ऊंचा है तो थोड़ा दूरी जाके गिरा। ओके, फिर हमने यहां पे होल किया, द लिक्विड गोज मच फार अवे। फिर हमने यहां पे होल किया तो लिक्विड जो है वो कम वेलोसिटी से गिरा और लगभग क्या कहते हैं, पास ही गिर गया। फिर हमने यहां पे एक होल किया तो वेलोसिटी वाज वेरी लेस, सो द लिक्विड डज नॉट गो वेरी फार अवे। कुछ समझे बच्चों? तो here the velocity was v1 very less, here the velocity was v2 more, here the velocity was v3 even more, here the velocity was v4 much more than v3, and here the velocity was v5 which is maximum। तो यहां पे अब लिक्विड ने जो वेलोसिटी एक्वायर की है वो क्यों किया है? क्योंकि उसको पीछे वाले लिक्विड ने पुश किया होगा। अब यहां पे जो पुश किया है, ज्यादा पुश किया, यहां पे लेस, यहां पे लेस, 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 यानी जो पुशिंग फोर्सेस हैं वो वेरिएबल है। अब पुशिंग फोर्सेस वेरिएबल का मतलब वेरिएबल फोर्सेस लग रहे हैं। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक, इस सॉलिड ब्लॉक पे मैं फोर्स यहां पे लगाऊं या फिर मैं फोर्स ऊपर लगाऊं, ठीक है, इसके क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन को मैं दोनों केस में लिख सकता हूं F अपॉन m, लीनियर एक्सेलेरेशन F अपॉन m। ये दूसरी बात है कि ये पलटी खा जाएगा अगर बहुत लंबा सा हुआ तो, बट अगर जब तक ये नहीं पलट रहा है तो आप ऊपर नीचे पॉइंट शिफ्ट करने से कुछ नहीं होता। सॉलिड्स के केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर ही नहीं करता था, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इवन, मतलब इन केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इमटेरियल। आप यहां पे फोर्स लगाओ तो पॉइंट मैटर ही नहीं कर रहा है, फोर्स से काम चल जा रहा है। अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो फोर्स अपॉन मास। इसमें एक तो पहली बात ये वेसल भाग ही नहीं पाएगा क्योंकि वेसल जुड़ा हुआ है। दूसरी बात लिक्विड ने फोर्स जो है वेरिएबल लगाया। तो मान लीजिए कि हमें इन छेदों को बंद करना है, तो हमारे पास सेलो टेप है, तो सेलो टेप हमने यहां चिपकाई, यहां चिपकाई, यहां चिपकाई, यहां चिपकाई। मान लीजिए कि यहां पे जो सेलो टेप है उसको पानी धक्का नहीं दे पाया क्योंकि फोर्स कम था, यहां पे भी नहीं पाया, यहां पे भी नहीं पाया, यहां पे और यहां पे उसने पानी के प्रेशर ने इसको सेलो टेप को उड़ा दिया। तो बच्चों अब सपोज करो कि एक छेद यहां पे बड़ा हो गया, मतलब इसी हाइट पे दो छेद है, एक छोटा एक बड़ा है, इसी हाइट पे, चलिए यहां की हाइट पे एक और दूसरा छेद है, वो इधर इस तरफ है, वो बड़ा है। तो बड़े सेलो टेप को अगर हम, यहाँ पे छोटा छेद है, सेलो टेप बर्दाश्त कर रही है, बड़ा छेद, बड़ा होल है तो सेलो टेप उड़ जा रही है। तो कहने का मतलब जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो होल के एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो बस यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है प्रेशर का। तो हम ये मान रहे हैं कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो वेरिएबल हैं, वो ठीक है, हाइट के साथ साथ बढ़ रहे हैं, गहराई के साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हम यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स की बात करें। तो जो यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स है वो है प्रेशर, क्योंकि फ्लूइड में हमें करना ही पड़ेगा। सॉलिड के केस में तो ये था कि आप फोर्स से काम चला रहे हो, फोर्स अपॉन मास। अब यहां पे किस सेलो टेप का मोशन क्या होगा या कोई और चीज हम अगर डाल रहे हैं तो हमें वेरिएबल फोर्सेस हैं,
तो हमें यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स लेना ही पड़ेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मैंने डीएस एरिया पे लगने वाले फोर्स की बात की कि भाई हम जो है वो डीएस एरिया पे लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। मान लो सभी होल्स का एरिया बराबर है, तो हमने उंगली रख दी यहाँ पे, एक उंगली यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बहुत सारी उंगलियां रख दी, या खुद रख दी या दोस्तों से रखवाई। फिर पूछा कि कौन ज्यादा फोर्स महसूस कर रहा है, तो जो बॉटम वाला है उसने कहा। लेकिन अगर कोई होल बड़ा है, मान लो ये वाला होल बड़ा है, तो वो ये कहेगा कि हाँ ये ज्यादा फील कर रहा है। तो कहने का मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस है वो ना केवल डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है बल्कि एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम सबके एरिया सेम लेने चाहिए। तो मान लो डीएस एरिया पे लगने वाला फोर्स डीएफ है। इफ डीएफ इज द फोर्स ऑन एरिया डीएस, तो कुल मिला के अब मान लो एक का डीएस एरिया है, एक का डीएस 2 है या डीएस डैश है, तो जिसका डीएस डैश है उस पर ज्यादा लगेगा फोर्स। तो हमने कहा कि भाई सब इक्वल एरिया रखेंगे और वो इक्वल एरिया यूनिट होना चाहिए। तो अगर डीएस एरिया पे डीएफ फोर्स लग रहा है तो डीएफ बाई डीएस यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स हुआ, उसको हम प्रेशर नाम दे देंगे। अब हम ये कोशिश करेंगे कि प्रेशर एग्जैक्ट वैल्यू निकले। तो वो एग्जैक्ट तभी निकलेगा जब हमारा एरिया छोटा सा हो। आप समझिए कि छोटा एरिया होगा तो फोर्स भी छोटा होगा, मतलब रेशो तो फिक्स ही रहेगा। तो इसमें हम लिमिट डाल देते हैं, लिमिट ds या डेल्टा s टेंडिंग टू 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। वैसे तो प्रेशर बचपन में आपको पढ़ाया गया है, बचपन में आपको सिखाया गया कि भाई देखो कील है एक, कील को अगर हम दीवार पे रख दें, अब दीवार पे कील मान लीजिए रख दी है, कील है दीवार पे रख दी, अब अगर नुकीली साइड से रखी और हिट किया तो अंदर घुस जाएगी, उल्टी साइड से रख के हिट करो तो कितना भी करते रहो नहीं घुसेगी अंदर, बिकॉज उल्टी साइड में उसका एरिया बढ़ गया है तो प्रेशर कम पड़ेगा, फोर्स आप ज्यादा लगे, ठीक है। तो नुकीली साइड में नुकीली साइड इसलिए बनाई गई थी ताकि कांटेक्ट एरिया कम रहे, ज्यादा प्रेशर पड़े और कील जो है वो पायरेट कर जाए इसको, समझ गए ना। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर जो है वो हम फ्लूइड में इसलिए पढ़ते हैं, यानी लिक्विड्स में और गैसेस में, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस का जो फोर्स है जो वो लगाएंगे दीवारों पे वो हाइट के साथ वेरी कर सकता है। गैसेस का नहीं करता ऑलमोस्ट, बट लिक्विड्स का करता है। क्लियर हुआ? तो बच्चों हम समझ चुके हैं कि प्रेशर क्या है। तो जरा मैं आपको बता देता हूं इसके यूनिट्स क्या है। तो प्रेशर के जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर पास्कल। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर। यानी अगर कोई ऐसा फ्लूइड है जो कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वहां पे प्रेशर 1 पास्कल है। ओके, तो यही मैक्सिमम यूज होगा, राइट सी बात है। इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं प्रेशर को मेजर करने के, और वो क्या है वो मैं बता देता हूं। एक है आपका टॉर। तो 1 टॉर इज 1 mm hg कॉलम ऑफ hg कॉलम, यानी 1 मिलीमीटर हाइट का मरकरी का कॉलम जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो 1 टॉर है। क्लियर? एक है बार, 1 बार। तो बार की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, वो है 10⁵ पास्कल। फिर एटमॉस्फेयर भी होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। यानी कि 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। ओके, बार। तो बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसीलिए तुम्हें याद होगा, आपने कभी सुना होगा आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम रहेगा। तो ये बच्चों प्रेशर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया है, नोट कर लीजिए।